गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल BCC यानी भाटी केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम लेंगे विलयता, सॉलिबिलिटी। तो इसकी परिभाषा लिखनी है कि किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित यानी घुली हुई विलय पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। तो क्या हुई परिभाषा, फिर से एक बार चेक करें कि किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। हम जो आज लेंगे वो लेंगे ठोसों की द्रव में विलयता। ठोसों की द्रव में विलयता। तो इसमें उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे NaCl प्लस H2O, तो ये NaCl का जलीय विलयन बन जाएगा। यहाँ NaCl ठोस पदार्थ, जल, द्रव और इनसे बना हुआ ये NaCl का जलीय विलयन। तो यहाँ जो ठोस पदार्थ होगा वो विलय के रूप में कार्य करेगा और जो द्रव है वो विलायक के रूप में कार्य करेगा और इनसे बना हुआ ठोस का द्रव में विलयन कहलाएगा। इसमें जो ठोस पदार्थ है उसकी विलायक में घुली हुई मात्रा के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला असंतृप्त विलयन। पहला है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी परिभाषा लिखिए कि वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिकतम मात्रा से कम घुली हुई हो। वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिकतम मात्रा से कम घुली हुई हो, ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है तथा इसमें और अधिक विलय को घोला जा सकता है। दूसरा है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें ठोस विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो क्या वही परिभाषा कि वह विलयन जिसमें ठोस विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा से कम मात्रा उपस्थित हो, तो उसे तो कहते हैं असंतृप्त विलयन। उसमें और अधिक विलय को घोला जा सकता है। और वह विलयन जिसमें ठोस विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, संतृप्त विलयन कहलाता है तथा इसमें और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता। तीसरा है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें ठोस विलय पदार्थ की मात्रा अधिकतम मात्रा से भी अधिक उपस्थित हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है तथा इस स्थिति में अवक्षेपण होता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि मैंने एक 2 लीटर का कोई पात्र बीकर लिया, उसमें 100 ml जल लिया और साथ में बहुत सारा नमक। चूंकि हम जानते हैं कि नमक एक आयनिक यौगिक है और जल एक ध्रुवीय विलायक है, तो नमक जल में
पूर्ण विलय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 लीटर पानी के अंदर 50 किलो नमक डिसॉल्व कर सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी के आधार पर वीगन 3 प्रकार के होंगे, असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त। इसको समझना है आपको कि 100 ml पानी पात्र का जो आयतन है वो मान लीजिए 2 लीटर, लेकिन पानी जो है 100 ml, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा आधा ग्राम नमक डाला, चम्मच से हिलाया, नमक घुल गया। तो क्या ये नमक जो अधिकतम घुला हुआ है उसमें और अधिक नमक नहीं घोल सकते? और घोल सकते। तो ये असंतृप्त वीगन, फिर वही आधा चम्मच नमक और डाला, फिर घुल गया। तो जब तक नमक उसमें डिसॉल्व हो रहा है, उसमें घुल रहा है, तब तक वो असंतृप्त वीगन है। एक लिमिट ऐसी आएगी कि उसके बाद में नमक का घुलना बंद हो जाएगा, तो ऐसा वीगन संतृप्त वीगन कहलाएगा, जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली। उसके बाद उसी ताप पर अगर जबरदस्ती और नमक ऐड करोगे, चम्मच से कितना ही हिला दो, थोड़ी देर बाद में वो नीचे वापस पैने के अंदर बैठ जाएगा। तो यह है अतिसंतृप्त वीगन, कि वह वीगन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अधिकतम मात्रा से भी अधिक उपस्थित हो, अतिसंतृप्त वीगन कहलाता है। अब अगला टॉपिक लेते हैं अपन, कोशों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। पूरा टॉपिक लिखना है कि ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है इसमें विलय तथा विलायक की प्रकृति। विलय तथा विलायक की प्रकृति यह इस तथ्य पर आधारित है कि समान समान को बोलता है। समान समान को बोलता का मतलब ये नहीं कि पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर एक लोटा डाला और लोटा डिसॉल्व हो गया, ये मतलब नहीं। समान समान को बोलता से मतलब यहाँ पर यह है कि एक समान प्रकृति के विलय तथा विलायक होने पर विलय आसानी से विलायक में घुल जाता है। जैसे आयनिक यौगिक, ये लिखना है आपको। क्या क्या लिखना था? पहला तो कि यह इस तथ्य पर आधारित है कि समान समान को बोलता है, अर्थात एक समान प्रकृति के विलय तथा विलायक होने पर विलय आसानी से विलायक में घुल जाता है। स्मॉल ए, आयनिक यौगिक जैसे NaCl, KCl, KNO3, NH4Cl आदि। द्रव्य विलायक, कैसा विलायक? पोलर सॉल्वेंट द्रव्य विलायक जल में पूर्ण विलय होते हैं। आयनिक यौगिक NaCl, KCl, KNO3, NH4Cl आदि द्रव्य विलायक जल में पूर्ण विलय होते हैं, स्मॉल बी। जबकि अद्रव्य ऑब्लिक सहसंयोजी यौगिक जैसे आयोडीन, सल्फर आदि द्रव्य विलायक जल में अविलय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायक देखना है कि अद्रव्य या सहसंयोजी यौगिक जैसे I2S8 आदि जल में अविलय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायक बेंजीन, CCl4
CH यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म आदि में पूर्ण विलय होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ठोसों की द्रव में विलय तथा विलायक दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा लेते हैं अपन ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव तो एक 11वीं के अंदर हमने पढ़ा था रास-सातवीं का नियम, जिसको याद नहीं है वो नियम लिखेंगे। रास-सातवीं का नियम क्या है? ये नियम कि इस नियम के अनुसार यदि किसी साम्य पर ताप, दाब या सांद्रता में परिवर्तन किया जाए, किसमें? इस नियम के अनुसार यदि किसी साम्य पर ताप, दाब या सांद्रता में परिवर्तन किया जाए तो इस परिवर्तन के प्रभाव से साम्य स्वतः ही उस दिशा में विस्थापित होता है जिस तरफ उसके विस्थापित होने से किए गए परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। कैसे? अभी अपन इसको देखेंगे। तो देखिए, इसमें स्मॉल है कि अपन पढ़ रहे ठोसों की द्रव में विलयता, और ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक ऊष्मा शोषी और दूसरा ऊष्मा सेवी। तो ऊष्मा शोषी पदार्थों ब्रैकेट के अंदर डेल्टा H ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके लिए एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है, 0 से अधिक होता है, तो वो ऊष्माशोषी पदार्थ होते हैं। तो ऊष्माशोषी पदार्थों की जल में विलयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ताप बढ़ने पर बढ़ती है। जैसे शक्कर, NaCl आदि ऊष्माशोषी पदार्थ है, और आप प्रैक्टिकली अगर करके देखते हो तो अगर बर्फ के ठंडे पानी के अंदर शक्कर को डिसॉल्व करते हो तो शक्कर उसमें बहुत कठिनाई से घुलती है या घुलती नहीं है, और यही अगर गर्म पानी के अंदर डालते हो तो तुरंत घुल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊष्माशोषी पदार्थों की जल में विलयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। कारण कि पदार्थ, ऊष्माशोषी पदार्थ क्या करता है? डिसॉल्व होने के लिए, घुलने के लिए ऊष्मा का अवशोषण करता है, और अगर आप ताप बढ़ा रहे हो तो बढ़े हुए ताप का प्रभाव समाप्त करने के लिए रास-सातवीं नियम के अनुसार, तो ताप का प्रभाव, आपने ताप बढ़ाया तो बढ़े हुए ताप का प्रभाव समाप्त करने के लिए शक्कर अधिक से अधिक घुलती है और साम्य अग्र दिशा में चला जाता है, अर्थात शक्कर की जल में विलयता बढ़ती है। स्मॉल बी ऊष्मा शेपी पदार्थ, इनके लिए डेल्टा H लेस देन 0 या नेगेटिव। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक यानी 0 से कम होता है, तो वे पदार्थ ऊष्माक्षेपी पदार्थ, ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। और इन पदार्थों के जल में या विलायक में घुलने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, पात्र गर्म होने लगता है। जैसे प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हो कि NaOH, KOH, बिना बुझा हुआ चूना आदि को पानी के अंदर डालते हो तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो रास-सातवीं नियम के अनुसार अगर आप ताप और बढ़ा देंगे तो पदार्थ के घुलने पर भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और आप और गर्म कर रहे हो तो सामने स्वतः ही बैकवर्ड डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में आ जाएगा। इसलिए अगर आप ठंडा पानी डालोगे अर्थात तापमान में कमी करोगे तो सामने अग्र दिशा में विस्थापित होगा, विलयता बढ़ेगी। तो केवल क्या याद रखना है कि ताप का प्रभाव के अंदर ऊष्माशोषी पदार्थों जैसे NaCl, शक्कर आदि की द्रव में विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है,
जबकि उष्माक्षेपी पदार्थों जैसे डेल्टा, जिनके लिए डेल्टा एच ऋणात्मक होता है, उनकी द्रव में विलेयता ताप घटाने पर बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जो मैं नोट के रूप में लिख रहा हूँ। नोट, कुछ लवण जैसे ग्लूबर लवण, याद रखना, अंडरलाइन करना, ग्लूबर लवण, इसका सूत्र याद रखना है Na2SO4.10H2। सोडियम सल्फेट, क्रिस्टलीय सोडियम सल्फेट को ग्लूबर लवण कहते हैं। तो ये केवल इसका सूत्र पूछा जा सकता है और इसका टेम्परेचर पर इफेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो कुछ लवण जैसे ग्लूबर लवण, सूत्र होता है Na2SO4.10H2 की 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप तक विलेयता बढ़ती है। इंपॉर्टेंट है, देखिए कि उष्मा शोषी पदार्थों की विलेयता तो लगातार ताप बढ़ने पर बढ़ती है और उष्माक्षेपी पदार्थों की विलेयता ताप घटाने पर बढ़ती है। लेकिन यहाँ कुछ अलग है कि ग्लूबर लवण की 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप तक विलेयता बढ़ती है तथा 32.4 डिग्री सेल्सियस के पश्चात विलेयता घटती है, क्योंकि इस ताप 32.4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इस ताप पर लवण निर्जलीकृत हो जाता है, अर्थात क्रिस्टलीय जल निष्कासित हो जाता है। तो ग्लूबर लवण की 32.4 डिग्री सेल्सियस ताप तक विलेयता बढ़ती है और उसके पश्चात विलेयता घटती है। कल हम लेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। तो मेरे चैनल से जुड़े हुए रहिए। पार्टी केमिस्ट्री क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और जब भी वीडियो देखते हो तो पूरा वीडियो देखें,